तो हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो? बहुत अच्छे होंगे उम्मीद करते हैं और अपनी तैयारी को बहुत जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जैसे कि मालूम है हम लोग क्लास 9th का चैप्टर को स्टार्ट कर चुके हैं और सबसे पहला हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया है वो केमिस्ट्री से हमारे आसपास के पदार्थ। जी हाँ, हमारे आसपास के पदार्थ। और लेक्चर 1 में हमने पदार्थ के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। जो बच्चे ने नहीं देखा है जाकर फटाफट जाकर लेक्चर 1 को देख लो ताकि आपको मालूम चल जाए पदार्थ क्या है। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात मैं बतलाऊं, उससे इंपॉर्टेंट बात यह है अभी लेक्चर 2 में जो बतलाऊंगा ना, एग्जाम में क्वेश्चन हूबहू यही से ज्यादा लड़ने वाले हैं, यही से डायरेक्टली गोली की तरह हिट करने वाले हैं भाई एग्जाम में क्वेश्चन। तो हमारे प्यारे बच्चे इस लेक्चर में क्या क्या मिलने वाला है लेक्चर 2 में वो हम लोग बात करते हैं। उससे पहले एक बार छोटा सा बात हम लोग कर लेते हैं। पदार्थ क्या है? तो हमने आप लोगों को बतलाया था कि पदार्थ उसे कहते हैं, पदार्थ उसे कहते हैं जिसके पास आयतन होता, आयतन का अर्थ जो स्थान घेरता है। दूसरा, जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, जिसका कुछ ना कुछ क्या हो, द्रव्यमान हो। अगर ये दो चीज है भाई तो वो पदार्थ है। देखो तो भाई इसका आयतन, आयतन का मतलब ये हवा में इतना स्थान घेर रहा है। दूसरी बात ये क्या है भाई, इसका कुछ ना कुछ तो वजन होगा भाई, होगा 100 ग्राम, होगा 50 ग्राम, कुछ ना कुछ तो इसका द्रव्यमान होगा ना। इसका मतलब ये पदार्थ है। अच्छा बतलाना, जो मोहब्बत नाम का चीज है ना, जिसको कुछ लोगों ने बदनाम कर रखा है, ये जो मोहब्बत नाम का चीज जिसको आप प्यार के नाम से जानते हो, क्या ये पदार्थ है? जरा आप इसको कमेंट सेक्शन में बतलाना। फिलहाल हम लोग आगे की बात करेंगे। लेक्चर 2 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आइए हमारे प्यारे बच्चे लेक्चर 2 में क्या क्या मिलता है आपको। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे समझेंगे हमारे प्यारे बच्चे पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। पदार्थ की हमारे प्यारे बच्चे 3 अवस्था होती है जैसे कि आप सभी कोई जानते हैं। पहली अवस्था जिसको कहते हैं ठोस, दूसरी अवस्था जिसको कहते हैं द्रव, तीसरी अवस्था जिसको कहते हैं हम लोग गैस। 3 अवस्था होती है। जी हाँ, समझ में आ रहा है? 3 अवस्था होती है। तो पदार्थ के अवस्थाओं में परिवर्तन किस तरीके से? क्या आप ठोस को ऐसा कुछ कर सकते हो कि द्रव में बदल दो? बिल्कुल, कुछ ना कुछ करके आप इस ठोस को द्रव में बदल सकते हो। आपके दिमाग में आ रहा है, मैं समझ रहा हूं क्या आ रहा है, ठीक ना। क्या आप ऐसा कुछ कांड करो कि द्रव को गैस में परिवर्तित कर दो? क्या अवस्था को बदला जा सकता है? तो बिल्कुल यस, हाँ, अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है और 2 तरीके से किया जा सकता है। सबसे पहला, अगर तापमान में परिवर्तन कर दोगे और हमारे प्यारे बच्चे दाब में परिवर्तन, मतलब दाब अगर बढ़ाओगे, तापमान में परिवर्तन और दाब में परिवर्तन करने के बाद पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होगा। कैसे होगा? आइए लाइन बाय लाइन समझते हैं। पदार्थ की भौतिक अवस्था को 2 तरीकों से परिवर्तित किया जा सकता है। 2 तरीके से हम लोग अवस्था को बदल सकते हैं। पहला, सबसे पहला, तापमान में परिवर्तन। अगर तापमान में परिवर्तन करते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं बर्फ को अगर गर्म करेंगे, जी हाँ समझ रहे हैं, द्रव बनेगा। द्रव को, वो पानी को गर्म करेंगे, क्या बनेगा? भाप बनेगा। बिल्कुल 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 यही चीज है ना। यदि किसी पदार्थ को गर्म किया जाए या ठंडा किया जाए, अगर मान के चलो बर्फ बना कैसे? पानी को ठंडा किया होगा, पानी को ठंडा किया होगा तो वो क्या कन्वर्ट हो गया भाई? बर्फ बन गया। तो यदि किसी पदार्थ को गर्म किया जाए या ठंडा किया जाए तो उसकी अवस्था बदल सकती है। उदाहरण के लिए बर्फ को गर्म करने पर वह पिघल कर क्या बन जाता है? पानी बन जाता है, द्रव्य बन जाता है, ठीक है। पानी को और गर्म करने पर यह भाप बन जाता है। बिल्कुल, पानी को गर्म करते तो क्या बन जाता है? भाप, जिसको हम लोग गैस बोलते हैं, बन जाता है ना। यह विधि ऊष्मा देने या निकालने पर आधारित। देखो, यह ऊष्मा देने और निकालने पे कैसे आधारित है। अब मेरी बात को जरा सुनना। पानी को भाप बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? ऊष्मा को देना पड़ता है, ऊष्मा को देना पड़ता है। लेकिन वही बर्फ से, सुनना मेरी बात को, बर्फ को पानी बनाने के लिए करना क्या पड़ता है भाई? हमने क्या बताया आपको भी तुरंत? पानी को भाप बनाने के लिए ऊष्मा देना पड़ा,
भाप को, अब यहां पे एग्जांपल देखो चेंज कर रहा हूं मैं, भाप को पानी बनाना है। क्या भाई साहब, भाप को पानी बनाना है। तो भाप को पानी कैसे बनाएंगे? तो भाप में जो गर्मी है, इस गर्मी को हटाओ, ये ऑटोमेटिक बन जाएगा पानी। इसके ऊपर में भी विस्तार से बात करेंगे। तो सुनना मेरी बात को हमारे प्यारे बच्चे, यह विधि जो है तापमान में परिवर्तन जो है ऊष्मा देने और ऊष्मा निकालने पर आधारित है। अगर आप पानी को गर्म करोगे तो वो भाप बन जाएगा, ऊष्मा दिया गया। भाप को अगर आप ठंडा करोगे तो गर्मी निकाल रहे हो, इसका मतलब वहां पे क्या, वहां पे ऊष्मा को निकाला गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे प्यारे बच्चे। अब सुन लो हमारे प्यारे बच्चे, इसको थोड़ा सा एक बार और डिटेल में करता हूं तापमान के बारे में। तापमान से होता क्या है, जरा आप विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एक मैं यहां पे बीकर लेता हूं, ठीक, और इस बीकर में हमारे प्यारे बच्चे है जल। ठीक ना, तो जल के जो कण होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं, दूर दूर होते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे। अब अगर इसमें हम तापमान अगर देंगे, क्या देंगे? तापमान। सुनना, तापमान, यहां पे ऊष्मा दिया जा रहा है, ऊष्मा को दिया जा रहा है, तापमान दिए। तो तापमान देने से होगा क्या? इसको एक गर्मी मिलेगा। क्या मिलेगा? गर्मी। इसके जो कण थे भी पास पास थे, जब इसको गर्मी मिलेगा ये कण में गति जुड़ जाएगा। अरे भाई, जब ये गर्म होगा तो ये और स्पीड से गति करेगा इसके कण, और इसके कण जो पास पास थे वो थोड़ा दूर होना स्टार्ट होंगे। याद रखना, जब भी किसी द्रव्य को जब भी गर्मी मिलेगा, तापमान मिलेगा, तो उसके कण जो होते हैं ना भाप में परिवर्तित होते हैं। कैसे? उसके पीछे का मुख्य कारण है, इनके जो कण अभी पास पास है, तापमान मिलने के बाद ये कण दूर दूर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दूर दूर। कुछ इस तरीके से हमारे प्यारे बच्चे, इनके जो कण हैं अभी इतने पास में थे, अब ये देखो दूर दूर हो गए, और जैसे ही दूर दूर होंगे ये देखो भाप बनकर कहां? ऊपर जाने लगे। क्या होने लगे? ऊपर जाने लगे। मतलब तापमान क्यों देते हैं? तापमान देने का मुख्य कारण क्या है? कणों के बीच का आकर्षण बल को तोड़ना। जी हां, कणों के बीच का आकर्षण बल को तोड़ना, अंतर आणविक आकर्षण बल को तोड़ देते हैं तापमान देकर, जिसके कारण ये हमारे प्यारे बच्चे जल से भाप में परिणत हो जाता है, जल से पानी से भाप में परिणत हो जाता है। इसका मतलब यहां पे तापमान देना पड़ा। जी हां, बोलो, समझ में आया? समझ में आया? अगर समझ में आ गया होगा तो एक दिल चमका देना कमेंट में। समझ में आ गया होगा, दिल चमका देना। आ जाओ। तो यहां पे तापमान दिया गया। क्या किया गया? तापमान दिया गया। जरा हमारे प्यारे बच्चे समझना, और एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। जैसे एक बीकर है, ठीक ना, एक बीकर है, ठीक है, एक बीकर है, ठीक। इसमें क्या है? पानी है। पानी के कण दूर दूर होते हैं। समझना बात को एकदम बहुत गहराई से, ठीक है। अब इसको हमको क्या करना है हमारे प्यारे बच्चे? इसे क्या करना है? इस पानी को बर्फ बनाना है। क्या बनाना है? बर्फ। अब ये बर्फ बनेगा कब? जब इसके कण पास पास आएंगे। कण अगर पास पास आएंगे तभी ये क्या भाई द्रव से क्या में परिवर्तित हो जाएगा? ठोस में। तो क्या करना पड़ेगा? अब इसमें जो ऊष्मा है, इसमें जो ऊष्मा मौजूद है, इस ऊष्मा को ठंडा करके जब इसके तापमान को कम करेंगे, जब इसके तापमान को कम करेंगे, इसका मतलब ऊष्मा को क्या करेंगे? निकालेंगे। क्या करेंगे? ऊष्मा को निकालेंगे, है ना, निकालेंगे। ऊष्मा को अगर निकालेंगे हमारे प्यारे बच्चे तो होगा क्या? ये जो कण है ये पास पास आ जाएंगे। सुनना मेरी बात को एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले ये हम लोग के पास क्या है? बीकर है, पानी है, ठीक है। अब इसके कण जो है कुछ दिख रहा है, दूर दूर है। अब इसको हम लोग को बनाना है बर्फ, तो कण को पास पास लाना पड़ेगा। कण को क्या लाना पड़ेगा? पास पास। तो इसमें जो मौजूद ऊष्मा है, गर्मी है, इसको निकालना पड़ेगा। तो तापमान को यदि कम करेंगे, तो ये ऊष्मा निकल जाएगी।
और ये जब ऊष्मा निकलेगी तो ये कण ऑटोमेटिक धीरे धीरे पास पास जब आ जाएंगे, और जब ये पास पास आ जाएंगे, और हम लोग यही कहते हैं ये जो पानी है ये किस में परिणत हो गया है? जी हां, बर्फ में परिणत हो गया, क्योंकि यहां से ऊष्मा निकालना पड़ा। जी हां, बोलो समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। तो यही यहां पे लिखा हुआ था हमारे प्यारे बच्चे, क्या यह विधि ऊष्मा देने और निकालने पे आधारित है। एकदम पूरा डिटेल हो गया। आपको एक बात मैं और क्लियर कर दूं, 99% बच्चे काफी चीजों को गहराई से नहीं, ऊपर ऊपर समझने का प्रयास करते हैं और वो एग्जाम से गेट आउट हो जाते हैं। गेट आउट कहने का मतलब वो एग्जाम में मार खा जाते हैं। अब ऊष्मा क्यों दिया गया? ऊष्मा देने का कारण था पानी को भाप बनाने के लिए अंतर आणविक आकर्षण बल को तोड़ना। भाप को पानी बनाने के लिए क्या किया गया? तापमान को कम किया गया, मतलब ऊष्मा वहां से निकाला गया। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे हम लोग देखते हैं अवस्था में परिवर्तन दाब से कैसे होता है। अगर दाब लगाएंगे तो अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है हमारे प्यारे बच्चे? तो दाब बढ़ाकर, अगर दाब बढ़ाते हैं या दाब को घटाते हैं, दाब बढ़ाकर या घटाकर भी पदार्थ की अवस्था बदली जा सकती है। मतलब ठोस से द्रव और गैस से द्रव और द्रव से ठोस हम लोग बना सकते। कैसे? देखो हमारे प्यारे बच्चे, यहां पे क्या है, मान के चलो ये भी गैस है। क्या है? गैस है। समझ में आ रहा है ना? गैस के कण देखो दूर दूर है। क्या है? ये है पिस्टन। ये क्या है? पिस्टन। ये है पिस्टन, ठीक है। ये सिलेंडर है। ये क्या है? सिलेंडर। अभी इसके कण दूर दूर है, ठीक है। अब जैसे इस पिस्टन को दबाएंगे तो जो कण है, सुनना बात को, ये जो कण अभी दूर दूर है ये कण नजदीक नजदीक आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? नजदीक नजदीक। और पिस्टन को अगर दबाएंगे तो ये कण और नजदीक नजदीक आ जाएंगे। अरे समझ में आ रहा है ना? अब ये जो हमारा गैस है, ये किस में परिणत हो जाएगा भाई? ड्रॉ में। और हमारे घर में जो एलपीजी गैस आता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है ना, एलपीजी जो गैस आता है वो तो है इसे ही भाई, नाम में लिखा हुआ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। मतलब गैस को हम लोग दबाकर सिलेंडर में, देखो दबाने से होता है क्या? कण पास पास आ जाते हैं, ठीक ना। और ये गैस से किस में परिणत हो जाता है? द्रव में। आप लोग देखते होंगे ना, एक जो लाइटर होता है जो 10 रुपये में सिगरेट पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सिगरेट से हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं है। इन सभी चीज़ों से हमारे प्यारे बच्चे आपको बहुत दूर रहना है, ठीक ना। तो सिगरेट पीने के लिए जो लाइटर का इस्तेमाल करता है, देखते होंगे उसमें आप कुछ लिक्विड टाइप से, उसमें ट्रांसपेरेंट जो पारदर्शी है ना जो होता है ग्लास, उसमें आपको दिखता रहता है। ओ भाई साहब, वो कुछ द्रव नहीं है, उस गैस को दबा करके बना दिया क्या? लिक्विड। वो बना कैसे? दिमाग लगाओ। जैसे उस पिस्टन से उसको दबाया गया होगा, उसके कण पास पास आ गए, और जैसे कण पास पास होंगे वो बन जाएगा भाई क्या? द्रव। और कण पास पास आएंगे तो सॉलिड बन जाएगा। जी हाँ, कण को भाई, सॉलिड के कण को, ठोस के कण को दूर कर दो, द्रव बन जाएगा। द्रव के कण को और दूर कर दो, क्या बन जाएगा? गैस। बोलो चमका। चमका तो भाई मार दो एक थम्स अप, ठीक है ना। आ जाओ। दाब में परिवर्तन, दाब बढ़ाकर या घटाकर भी पदार्थ की अवस्था बदली जा सकती। उदाहरण के लिए, उच्च दाब पर अगर बहुत ज्यादा दाब देते हैं, गैस को तरल समझते हो ना, गैस को ये बोलते हैं तरल, जिसमें बहाव का गुण पाया जाता है। गैस उच्च दाब पर गैस को तरल में बदला जा सकता है। हाँ, अगर खूब ज्यादा गैस को दाब देंगे तो वो तरल मतलब द्रव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? द्रव बन जाएगा। जैसे एलपीजी गैस जो घर में हम लोगों का आता है, अगर दाब को घटा देते हैं, दाब बढ़ाएं, तरल बन गया, दाब को हटा देंगे तो वापस से क्या बन जाएगा? वो गैस बन जाएगा। तरल फिर से क्या बन जाएगा? गैस में परिवर्तित हो जाएगा। यह विधि कणों को पास या दूर लाने पर आधारित होती है। बिल्कुल हाँ। नोट में क्या याद रखेंगे? हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव और गैस दाब और तापमान के द्वारा तय होती है। जी हाँ, बिल्कुल। हम लोग तापमान देकर और दाब देकर दो ही तरीके से हम लोग अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। बोलो हाँ, समझ में आया?
समझ में आ गया, चमका दो। आसान क्लासेस बिल्कुल यहां से आपको एकदम गुलाब जामुन की तरह, मेरे गुलाब जामुन, मेरे रसगुल्लो एकदम मिठाई की तरह यहां से आपको खिलाने का पूरा कोशिश कर रहा है। बस आप लोगों को क्या करना है, एकदम वीडियो को काफी ध्यान से मेरे शेरों देखेंगे। आ जाओ हमारे शेरों, आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। ठोस से द्रव, ठोस से द्रव में कैसे परिवर्तित करेंगे? देखो, एक परिवर्तन का नाम भी याद रखना है। अगर किसी ठोस को द्रव में परिवर्तित करोगे, ठोस को द्रव में, ठोस को द्रव में, बर्फ को पानी में, बर्फ को पानी में, ठोस को द्रव में परिवर्तन करने की इस विधि को संगलन कहते हैं। क्या कहते हैं? संगलन। होता क्या है, आइए मैं बतलाता हूं। जब ठोस को गर्म किया जाता है, मान के चलो ये बर्फ है, ये बर्फ के कण है, ठीक ना, अभी पास पास है, अभी पास पास है, वो पास पास नहीं जो खाते हो, अरे वो नहीं भाई साहब, अभी कण पास पास है। तापमान बढ़ता है, ठोस के तापमान, ठोस के तापमान को बढ़ने पर उसकी कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अब जैसे इसको गर्मी मिलेगा, तापमान बढ़ने से इसके कणों में गतिज ऊर्जा आएगा। गतिज ऊर्जा मतलब कण जो है हिलने डुलने लगेंगे और बोलेंगे कि भाई हम तुम्हारे साथ चिपके हुए थे, अब हम तुम्हारे साथ चिपकेंगे नहीं, क्योंकि हमको गर्मी मिला है, तापमान मिला है, अब तुमको छोड़कर जाएंगे और ये जो कण है काफी दूर दूर हो जाएंगे। हमारे प्यारे बच्चे, ये कण जो है दूर दूर हो जाएंगे, है ना। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है तो क्या होता है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं, हिलने डुलने लगते हैं, है ना। ऊष्मा आकर्षण बल को पार कर देती है। अब खूब ज्यादा गर्मी मिलेगा तो ये दो कण जो होते हैं आपस में दूर दूर चले जाते हैं और दोनों के बीच का अंतर आणविक आकर्षण बल जब टूट जाता है तो यही भाई साहब, यही भाई साहब, यही भाई साहब, ये ठोस से द्रव में परिवर्तित हो जाता है। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। कण स्वतंत्र रूप से गति करने लगते हैं। कैसे स्वतंत्र रूप से गति करते हैं? इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर जो सामने सामने बंधा हुआ था, तापमान मिलने से जब आकर्षण बल टूटा तो ये स्वतंत्र हो गया और ये ठोस से किस में परिणत हो गया हमारे प्यारे बच्चे? द्रव में, है ना। अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। ठोस धीरे धीरे पिघलने लगता है और संगलन पर जब आता है तो ठोस पूरी तरह द्रव में परिणत हो जाता है। और संगलन का अर्थ ही होता है हमारे प्यारे बच्चे, ठोस को एक निश्चित तापमान देकर द्रव में परिवर्तित करना, ठोस को द्रव में परिवर्तित करना संगलन कहलाता है। एक बार फिर से समझ लो हमारे प्यारे बच्चे संगलन के बारे में। जब कोई ठोस पदार्थ, बर्फ को समझ लो, बर्फ गर्म होकर, बर्फ को जब गर्म करते हैं तो द्रव में बदलता है, तो इस प्रक्रिया को संगलन कहते हैं। इस प्रक्रिया को, जी हां, संगलन कहते हैं, है ना। जैसे बर्फ का पिघल कर पानी हो जाना, सभी से तो एक ही बात रिपीट कर रहा है। अब जब भी कोई चचा बोलेगा आपको कि बर्फ को बाबू पिघलाकर पानी बनाओगे, चचा संगलन, चचा संगलन, ठीक है। आ जाओ, एक गलनांक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गलनांक बाबू हमारे प्यारे बच्चे चैप्टर 1 में आया है तो ये गलनांक अब पूरे केमिस्ट्री के अंत तक आएगा। अब देखो गलनांक, 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 गलना किसी चीज का, कोई चीज गलेगा कब? जब उसको मिलेगा क्या? तापमान। अच्छा ठीक है, क्या होता है गलनांक? आइए समझते हैं। जब कोई ठोस अपने न्यूनतम ताप पर पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, वह इसका गलनांक कहलाता है। जी हां, जैसे कि आप जानते हो बर्फ को जब 0 डिग्री ताप, बर्फ का 0 डिग्री होता है भाई, 0 डिग्री से जैसे जैसे नीचे आता है ये बर्फ बनने लगता है पानी। लेकिन जब तापमान 0 से बढ़ने लगता है तो ये बर्फ किस में? द्रव में परिणत होता है। तो वही तो है गलनांक। जब कोई ठोस अपने न्यूनतम तापमान, वो कम से कम तापमान जिस पे वो पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, वह इसका गलनांक कहलाता है। जैसे बर्फ का गलनांक 273.15 केल्विन होता है। देखो एक चीज मैं केल्विन के बारे में आगे और डिटेल से बताऊंगा। हमारे पास अभी आप जान लो तापमान को मापने के लिए 2 अभी हम लोग लेते हैं, ऐसे होता है कई और, लेकिन अभी मैं आपको 2 बतलाता हूं। एक डिग्री सेल्सियस, जो कि हम लोग जानते हैं भाई साहब कि
0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री जो सेल्सियस होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, वो किसके बराबर होता है? 273 केल्विन। जैसे कैसे यहाँ पे डिग्री सेल्सियस है वैसे केल्विन। तो अगर हम बोलेंगे 0 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल? 273 के इक्वल, ठीक है। 100 डिग्री पे पानी क्या उबलना स्टार्ट करता है, ठीक ना, तो भाई इसमें 100 प्लस कर दो तो क्या होगा? 373 केल्विन। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे याद रखेंगे बर्फ का गलनांक, बर्फ कब पिघलने लगता है? जब 0 से तापमान थोड़ा ज्यादा होता है, 273.15 केल्विन। इसे हम 0 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं, यही उसका गलनांक होता है। जी हाँ, एग्जाम में अगर आएगा हमारे प्यारे बच्चे कि बर्फ का गलनांक कितना होता है, तो जी हाँ बिल्कुल 0 डिग्री सेल्सियस। नोट, किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। जी हां, बहुत बड़ी बात इसने कही है। अगर किसी का गलनांक, अब मान के चलो किसी का गलनांक बहुत ज्यादा है, किसी का गलनांक बहुत ज्यादा है, इसका मतलब उसके कणों के बीच का आकर्षण बल बहुत ज्यादा है। अगर किसी, अब ऐसे ही देख लो भाई साहब, एक लोहे को पिघलाना और एक बर्फ को पिघलाना, किसमें अंतर है? लोहे को पिघलाओगे उसके लिए तापमान बहुत ज्यादा चाहिए, उसके लिए उष्मा बहुत ज्यादा चाहिए, उसके लिए गर्मी बहुत ज्यादा चाहिए, तब कह सकते हैं उसका गलनांक भी बहुत ज्यादा है। लेकिन हमारे प्यारे बच्चे अगर पानी की बात करें, इसके बीच कणों के बीच आकर्षण बल कम है, आकर्षण बल कम है, इसके मतलब यहां पे कण मजबूती से नहीं बंधे हैं, इसका मतलब इसका गलनांक कम है। समझ में आया? जी हां, बिल्कुल समझ में आया। तो किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच का आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। हमारे प्यारे बच्चे, यही सब वो टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आते हैं, और बच्चे यही सब टॉपिक को ध्यान नहीं देते, और एग्जाम का पूरा टारगेट यहीं पे होता है हमारे प्यारे बच्चे। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो कमेंट करेंगे। जी हां, कमेंट करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे बच्चे। आइए, अब हमारा जो टॉपिक है क्वथनांक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वथनांक क्या होता है? वायुमंडलीय दाब पर, वायुमंडल हम लोगों के ऊपर में दाब लगा रहे हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वायुमंडलीय दाब पर वह न्यूनतम तापमान, वायुमंडलीय दाब पर वह कम से कम तापमान जिस पर कोई द्रव्य तेजी से उबलने लगता है और गैस में बदलने लगता है, उसे क्वथनांक कहते हैं। जैसे कि आप जानते हो, पानी को यदि गर्म करोगे, पानी द्रव होता है। क्या होता है भाई साहब? द्रव होता है। और जैसे इसको गर्म करोगे क्या बन जाएगा? गैस। तो वायुमंडलीय दाब पर वह न्यूनतम ताप जिस पे कोई द्रव किस में परिणत हो रहा है? गैस में। द्रव का गैस में बदलना, द्रव का गैस में बदलना, है ना, उसी को क्या कहते हैं? क्वथनांक। ठीक है, उसे क्वथनांक कहते हैं। यह एक समष्टि गुण है। समष्टि गुण का मतलब यहां पे ये जो क्वथनांक का काम हो रहा होता है, ये जो तापमान जो मिल रहा होता है, ये सभी कणों को मिलता है। ये एक कण के ऊपर नहीं हो रहा होता हमारे प्यारे बच्चे। ये क्रियाकलाप पूरे बल्क में होता है, पूरे इस कंटेनर में हो रहा होता है, पूरे इस बीकर में हो रहा होता है। इसलिए कहा गया यह एक समष्टि गुण है। जैसे कि पानी, आप जानते हो पानी का क्वथनांक, पानी कितने डिग्री ताप पर द्रव से भाप में परिणत होता है? तो याद रखेंगे 100 डिग्री सेल्सियस। चमका बताओ, गलनांक पानी का 0 डिग्री सेल्सियस, क्वथनांक पानी का 100 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड, शाबाश। आ जाओ, सबसे बढ़िया गुप्त उष्मा, लेटेंट हीट, छुपी हुई उष्मा। इसी गुप्त उष्मा को हमारे प्यारे बच्चे कहते हैं, है ना, छुपी हुई उष्मा। गुप्त उष्मा कहां? देखो, गुप्त उष्मा को बहुत सारे बच्चे नहीं समझते हैं, ये मेरा गारंटी है, लेकिन आप समझोगे।
बस एकदम इस वीडियो को अच्छे से देख लेना, और आपके जितने रिश्तेदार परिवार हैं जिनको ये आसान क्लासेस का चैनल नहीं मालूम है, आपने भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा भाई, नेक्स्ट टाइम जब हमारा वीडियो आएगा ना तो आप भाई है ना, आप घंटी भी नहीं दबाए होंगे तो आपके पास ये नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तो आप टाइम फीस हो जाओगे। इसलिए टाइम फीस होने से बचने के लिए सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन की घंटी को भी दबा लेना। आज जो स्टार्ट करते हैं। गुप्त ऊष्मा मतलब छिपी हुई ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा वह ऊष्मा होती है जो किसी पदार्थ की अवस्था, जैसे कि पदार्थ की अवस्था मतलब ठोस से द्रव या द्रव से गैस बदलने में लगती है बिना तापमान बदले। जी हां, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन हो रहा, लेकिन तापमान में परिवर्तन नहीं हो रहा। तापमान स्थिर है, तापमान नियत है, ठीक ना। इसे गुप्त इसलिए कहते हैं क्योंकि यह ऊष्मा देने पर तापमान नहीं बढ़ता लेकिन फिर भी ऊर्जा लगती है, इसलिए गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसको मैं अच्छे समझाता हूं, इसको मैं अच्छे समझाता हूं। गुप्त ऊष्मा जैसे कि मान लो हमारे प्यारे बच्चे, एक बीकर है और इस बीकर को भाई आग मिल रहा है, भाई साहब समझ लो ये आग मिल रहा है, फ्लेम मिल रहा है इसको, है ना, इसको ये ज्वाला मिल रहा, आग मिल रहा है, गर्मी मिल रहा है, ऊष्मा मिल रहा है, ठीक है। सुनना बात को, अभी ये जो पानी है क्या है भाई साहब, पानी जल, ठीक है। आप सभी कोई जल पिए हैं, पी लो, प्यास लग गया होगा, मैं भी पीऊंगा कुछ देर में। अब होगा क्या, अब जरा बतलाना, ये भाप में परिणत कब होगा, जब ये अपने क्वथनांक पर आएगा, मतलब जब इसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और ये भाप जो यहां से निकलेगा, इस भाप का भी तापमान 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन हमारे प्यारे बच्चे सुनना बात को, गुप्त ऊष्मा, इसको तो ऊष्मा लगातार यहां से मिल रहा है, नियत ऊष्मा तो लगातार मिल रहा है, लेकिन इसका तापमान भी 100 डिग्री सेल्सियस, द्रव का। भाप का भी तापमान कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। गर्मी तो मिल रहा है लेकिन इसका तापमान नहीं बदल रहा है, तो वो भाई वो यहां पे जो ऊष्मा जो इसको मिल रहा है वो जा कहां रहा है, वो ऊष्मा जो जा रहा है हमारे प्यारे बच्चे इसके कणों को तोड़ने में। क्योंकि ये भाई द्रव से भाप कब बनेगा, जब इसके कण अभी पास पास थे, जब इसको गर्मी मिलेगा इसके कण दूर दूर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, तब ये भाप में परिणत होगा। लेकिन यहां पे जो इसका तापमान 100 है वही तापमान 100 यहां पे भी है। क्यों, क्योंकि ये जो ऊष्मा यहां पे जो मिल रही है वो ऊष्मा जा कहां रही है, वो छिप जा रही है, हम लोग पता नहीं चल रही है, लेकिन वो ऊष्मा जा कहां रही है, इनके अंतर आणविक आकर्षण बल को तोड़ने में चली जा रही है, जिसके कारण इस द्रव्य का जो तापमान है और इस भाप का तापमान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अगर आप थर्मामीटर लगाओगे तो भाई तापमान में परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे प्यारे बच्चे, मेरा एक क्वेश्चन है, अगर आप नॉर्मली जरा चेक करना, इसका जो तापमान और इसका तापमान में, भाप का तापमान में, फिर भी आपको फील ज्यादा तापमान किस में आएगा भाई, ज्यादा तापमान भाप का होगा। ऐसा आप लोग करे होंगे ना, गुप्त ऊष्मा, छिपी हुई ऊष्मा देखे होंगे। जो रोटी होता है, जब फूला हुआ रोटी होता है, उसमें गलती से उंगली मार देते तो उंगली कभी कभी जलकर फूल जाता है, पूरा सूजन आ जाता है भाई, फोड़े टाइप से निकल जाता है। छिपी हुई ऊष्मा उसमें भी है, गुप्त ऊष्मा। बात आई समझ में, बात आई समझ में, जी हां आ गई सर समझ में। गुप्त ऊष्मा वह ऊष्मा होती है जो किसी पदार्थ की अवस्था, जैसे ठोस से द्रव या द्रव से गैस, अभी समझा ना, द्रव से गैस बदलने में तो लग रहा है, तापमान तो मिल रहा है, तापमान तो मिल रहा है भाई, लेकिन तापमान ना तो द्रव का बदल रहा है ना तो गैस, दोनों 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन नीचे जो तापमान मिल रहा है वो जा कहां रहा, गर्मी, वो भाई आकर्षण बल को तोड़ने में चला जाए, जो कि हमको दिख नहीं रहा, और इसी को कहते हैं गुप्त ऊष्मा। जी हां, इसी को कहते हैं हमारे प्यारे बच्चे गुप्त ऊष्मा। आइए गुप्त ऊष्मा के प्रकार, गुप्त ऊष्मा के प्रकार आ जाओ। संगलन का मतलब मालूम, सर संगलन का मतलब नहीं मालूम। अरे भाई साहब, ठोस को द्रव में बदलना संगलन, ठीक ना। गुप्त ऊष्मा अब ठोस से बदलेगा द्रव में, इसका मतलब क्या,
उसका मतलब क्या, आइए समझते हैं। वायुमंडलीय दाब पर जब 1 केजी ठोस को 1 केजी बर्फ ले लो को उसके गलनांक पर, उसके गलनांक, बर्फ का गलनांक कितना, 0 डिग्री सेल्सियस है ना। गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। उदाहरण के लिए बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी में बदलने के लिए जो ऊष्मा लगती है, मेरी बात समझो, ये संगलन की गुप्त ऊष्मा है क्या। जैसे कि हमारे प्यारे बच्चे, ये एक बीकर है, ठीक ना, स्टैंड के ऊपर में ये रखा हुआ है। अभी यहां से इसको फ्लेम, आग मिल रहा है, गर्मी मिल रहा है। अभी होगा क्या, अभी होगा क्या, इसका जो तापमान है ये धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। जब इसका तापमान बढ़ेगा तो हो कितना जाएगा इसका तापमान, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक ना। और जैसे 100 डिग्री होगा इनके कण जो है दूर दूर हो जाएंगे और ये भाप में परिणत हो जाएगा। किसमें, भाप में। भाप का भी तापमान कितना, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमारी बात को सुनना, हमारी बात को अब समझना। तो अभी यही चीज मैंने आपको समझा रखा था, ठीक है। अब होगा क्या हमारे प्यारे बच्चे, इसको गर्मी मिल रहा है लेकिन तापमान में परिवर्तन नहीं हो रहा है। वो उष्मा गया कहां, वो उष्मा गया उनके अंतराण्विक आकर्षण बल को तोड़ने में। इसी को तो बोलते हैं गुप्त उष्मा। लेकिन यहां पे संगलन, संगलन के लिए हम लोग को यहां पे लेना पड़ेगा, मान के चलो हमारे प्यारे बच्चे ये बर्फ है, क्या है, बर्फ है, ठीक ना, ये बर्फ है, ठीक है। अब इस बर्फ को गर्म किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, गर्म, ठीक ना। अब जब गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद आपको तो मालूम है बर्फ बनता कब है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब जब बर्फ पिघलकर पानी बनेगा, क्या बनेगा, पानी, तो पानी का भी तापमान 0 डिग्री सेल्सियस और बर्फ का भी तापमान 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जो हम नीचे से गर्मी दे रहे हैं वो गर्मी जा कहां रहा है, बर्फ को पानी बनाने में, मतलब बर्फ के अंतर आणविक आकर्षण बल को तोड़ने में वो उष्मा ले लिया जा रहा है और ठोस को द्रव में परिवर्तित कर रहा है। ठोस को द्रव में बदलना संगलन, और उसकी उष्मा जो गुप्त उष्मा कहां चला गया, कणों को तोड़ने में चला गया। इसी को बोलेंगे संगलन की गुप्त उष्मा। और गुप्त उष्मा पता नहीं चलता है भाई, यहां पे अवस्था में परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन तापमान में परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसी को बोलते हैं संगलन की गुप्त उष्मा। वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसके गलनांक की गुप्त उष्मा कहते हैं। जैसे बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी में बदलने के लिए जो उष्मा दी जाती है, तो पानी का भी तापमान 0 डिग्री, बर्फ का भी तापमान 0 डिग्री, लेकिन तापमान में कोई परिवर्तन नहीं। इसका मतलब क्या, संगलन की गुप्त उष्मा। जी हाँ, बोलो, समझ में आया। ये भाप वाले उदाहरण यहां पे है। वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा अभी मैंने समझा रखा है, बार बार 2 बार समझाया। वायुमंडलीय ताप पर, वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी द्रव को उसके क्वथनांक पर, 1 केजी द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा कहते हैं। जैसे पानी को 100 डिग्री पर, पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप में बदलने के लिए जो उष्मा लगती है, भाई गर्मी मिला, 100 डिग्री तापमान इस जल का भी, भाप का भी, लेकिन ये उष्मा जो मिल रही है जा कहां रही है, आकर्षण बल को तोड़ने में। लेकिन तापमान तो सेम है दोनों का, पानी का भाप का, तापमान में परिवर्तन नहीं हो रहा लेकिन अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, द्रव से भाप बन जा रहा है। इसी को बोलेंगे वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा। भाई ये बहुत डिटेल है, बहुत डिटेल। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो नॉर्मली बच्चे को बस पढ़ के लाइन समझा देते हैं, बच्चे भी खुश रहते हैं, क्यों इतना दिमाग लगा, क्यों। लेकिन मैं ऐसा चाहता हूं भाई कि आप किसी की अंदर की बात समझो, किसी और के नहीं, केमिस्ट्री की, ठीक ना। केमिस्ट्री को अंदर से निचोड़ दो एकदम, है ना। आ जाओ हमारे प्यारे बच्चे, अब हम लोग छोटे छोटे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ऊर्ध्वापातन। ऊर्ध्वापातन का अर्थ क्या होता है, ऊर्ध्वापातन का अर्थ क्या होता है। अभी आप ये बात जानते हैं, अगर हमारे प्यारे बच्चे ठोस को, अगर मान के चलो तापमान, ठोस का तापमान को बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, तापमान को बढ़ाएंगे, तो ठोस किस में परिणत होगा, द्रव में।
द्रव को और गर्मी देंगे और इसका तापमान बढ़ाएंगे हमारे प्यारे बच्चे, तो ये किस में परिवर्तित होगा? गैस में। ठीक है, तो अगर तापमान बढ़ाएंगे तो ठोस से पहले द्रव बनेगा, फिर द्रव से क्या बनेगा? गैस। अगर मान के चलो तापमान अब घटाएंगे, अगर मान के चलो, तो गैस से किस में परिवर्तित होगा? द्रव में। और द्रव किस में परिवर्तित होगा तापमान घटाने पर? ठोस में। मतलब कि ये एक स्टेप है कि जैसे कि ये कहा जा रहा है कि पहले 1 क्लास पढ़ोगे, फिर 2 क्लास में जाओगे, 2 के बाद अब 3 में चल जाओगे। लेकिन यहां पे कुछ ऐसा होगा ऊर्ध्वपातन में, 1 क्लास पढ़े और आप डायरेक्टली 10 में आ गए। ओ माय गॉड। 10 से एक बात और याद आया, बहुत सारे बच्चे ऐसे कमेंट कर रहे थे कि सर 10th का बैच कब स्टार्ट होगा, तो हमारे प्यारे बच्चे 10th का बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है इसी चैनल पे। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, वीडियो को स्क्रॉल करके देखें, और अगर वीडियो नहीं जा रहा है तो वीडियो लगातार आपको मिलता रहेगा। आप बस लाइव और रिकॉर्डेड सेक्शन में देखें कि वीडियो 10th का है कि नहीं है। आपको सारा वीडियो आपके टाइम से पहले, है ना, अक्टूबर से नवंबर तक आपका पूरा सिलेबस द एंड कर दिया जाएगा हमारे प्यारे बच्चे। ठीक है, तो यहां पे ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या? ठोस का बिना द्रव में आए गैस में परिणत हो जाना, इसी को हमारे प्यारे बच्चे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में और वापस ठोस में बदल जाते हैं। इसी प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे आपने कपूर को देखा है, कपूर घर में देखेंगे मम्मी कपड़ा में इस्तेमाल करती है बक्सा वगैरह में डालने के लिए। कपूर क्या होता है? ठोस सॉलिड रूप में होता है। लेकिन जब उसको वो डालती है तो बिना वहां पानी छोड़े, बिना लिक्विड बने, वो किस में परिवर्तित हो जाती है? ठोस से सीधा गैस में। द्रव तो दिखता ही नहीं है, बाबा कहां गया? इसी प्रक्रिया को तो बोलते हैं हमारे प्यारे बच्चे ऊर्ध्वपातन। जैसे कपूर का गर्म करने पर सीधे वाष्प में के रूप में उड़ जाना। जैसे कि यहां पे क्या है, इस उल्टा रखी हुई कीप दिख रहा ना, ये कीप, ठीक है, यहां पे ऊपर में रुई से इसको रूह का टुकड़ा यहां पे दे करके, है ना, ऊपर से बंद कर दिया गया है ताकि यहां जो भी प्रक्रिया हो यहां से कोई भी किसी तरह का भाप हो या गैस ना निकल पाए। अब यहां पे हो क्या रहा है हमारे प्यारे बच्चे, यहां पे एक लिया गया प्लेट जो कि दिख रहा है आपको, चीनी मिट्टी का है, प्याली लिया गया है। ये बर्नर है जहां से, है ना, इसको क्या मिलेगा? आग मिलेगा। ठीक है, अब हो क्या रहा है, यहां पे गैस को ऑन कर दिया गया है, यहां पे कपूर ठोस रूप में है। अब जैसे ये ठोस रूप में ये है, अब ये ठोस से किस में? बिना द्रव बने वाष्प में परिवर्तित हो रहा है। अब यहां तो भाई रास्ता तो नहीं मिल रहा कहीं जाने का, तो वो वाष्प सीधे गैस किस में परिणत होकर, देख लो यहां पे, ठोस के रूप में। तो यहां पे यही कहा जा रहा है कि ठोस का बिना द्रव बने गैस बन जाना, या फिर गैस का बिना द्रव बने ठोस बन जाना, इसी प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे उदाहरण में है अमोनियम क्लोराइड, कपूर, आयोडीन, नेफ्थलीन की गोली, शुष्क बर्फ, ये सभी उदाहरण है ऊर्ध्वपातन का। करते क्या है? ठोस से सीधे गैस में बिना द्रव बने। आइए हमारे प्यारे बच्चे, मजा आ रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल, दिल थाम के हमारे साथ बने रहें मेरे छोटे मोटे प्यारे प्यारे गुड्डू गुड़िया, मेरे बच्चे सभी को बहुत अच्छे तरीके से मैं खिला दूंगा। और जिसको भी तकलीफ होगा संडे को हमारे साथ लैब क्लास में मिलेंगे, आप हमसे बात करेंगे, हर एक क्वेश्चन का मैं जवाब आपको दूंगा, आपके डॉट को मैं देखूंगा हमारे प्यारे बच्चे। आइए निक्षेपण के ऊपर बात करेंगे। ये निक्षेपण क्या होता है? निक्षेपण क्या होता है? इसके विपरीत जब गैस सीधे, देखो गैस का सीधे ठोस में बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। यहां पे ऊर्ध्वपातन में क्या था? ऊर्ध्वपातन में क्या था? ठोस का सीधे गैस बन जाना, ठोस का सीधे गैस बन जाना, ऊर्ध्वपातन था यहां पे, ठीक ना। लेकिन निक्षेपण क्या होता है? गैस से सीधे ठोस में बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। जैसे कि पाला, फ्रॉस्ट का बनना। पाला कैसे बनता है? जलवाष्प, जो हमारे वायुमंडल में जो जलवाष्प होता है वो तो गैस के रूप में होता है। किस रूप में होता है? गैस के रूप में। जैसे तापमान कम होता है, सुनना मेरी बात को, तापमान जैसे कम होता है तो बिना द्रव बने वो डायरेक्टली किस में परिवर्तित हो जाता है भाई? किस में परिवर्तित होता है? वो डायरेक्टली बन जाता है पाला, फॉग, है ना।
समझ में आ रही बात? जी हाँ, आ जाओ। सर्दियों में हवा में मौजूद जलवाष्प ठंडी सतह पर आकर सीधे बर्फ आइस क्रिस्टल में बदल जाती है। यह गैस ठोस का सबसे सामान्य उदाहरण है निक्षेपण। ठीक ना? तो आप संगलन समझ में आ गया? संगलन समझ में आया ना? ठोस का द्रव में परिवर्तित होना, द्रव का सीधे गैस में परिवर्तित होना वाष्पीकरण। ठीक ना? गैस का सीधे ठोस में, गैस का सीधे ठोस में, गैस का सीधे ठोस में परिवर्तित होना निक्षेपण, और ठोस का सीधे गैस में परिवर्तित होना ऊर्ध्वपातन। ठीक ना? द्रव का जमना, ठोस, भाई द्रव को ठंडा करेंगे जम जाएगा। गैस अगर द्रव में बदल रहा है, गैस द्रव में, संघनन। आ जाओ अब हम लोग सीखेंगे वाष्पीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। थोड़ा है ना, लिक्विड ले लिया जाए। लिक्विड आप लोग ये पानी पिएंगे, ठीक है? पानी भाई पीते रहेंगे, हाइड्रेटेड रहेंगे हमेशा। बॉडी अगर हाइड्रेटेड रहेगी, है ना, तो मज़ा आएगा पढ़ने और पढ़ाने में। जी हाँ, चलो 2 मिनट का ब्रेक ले लो। ब्रेक नहीं, 2 मिनट का बस पानी पिएंगे और हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हमारे प्यारे बच्चे, अब सीखेंगे हम लोग वाष्पीकरण के बारे में। किसके बारे में? वाष्पीकरण के बारे में। वाष्पीकरण के बारे में, जी हाँ। आइए बात करते हैं अब हम लोग। इसको लगा लो बढ़िया से। मेरी आवाज़ आ रही है अब तक क्लियर? क्रिस्टल आवाज़ पहुंच रही भाई साहब? क्रिस्टल आवाज़ का मतलब एकदम मस्त, बढ़िया लग रहा हूँ मैं? चलो ठीक है। आइए हमारे प्यारे बच्चे, बात करते हैं हम लोग आगे सेक्शन की तरफ। वाष्पीकरण, इवापोरेशन, वाष्पीकरण। देखो वाष्पीकरण क्या होता है? आप सभी कोई वाष्पीकरण के बारे में क्या जानते हैं? बहुत सारे बच्चे तो ऐसे सोचते हैं कि वाष्पीकरण का मतलब पानी को अगर 100 डिग्री टेम्परेचर मिलेगा और 100 डिग्री ताप पर भाप में बदलना। अरे भाई भाप है वो। वाष्पीकरण क्या होता है? वाष्पीकरण एक सतही घटना है जो भाई जरूरी नहीं उसको 100 डिग्री तापमान। अब जैसे कि मान के चलो कि मेरे पास ये भाई साहब बोतल है और इसमें पानी है, और अगर मान लो गलती से ये पानी मैं अगर गिरा देता हूँ, ठीक है ना, गिरा देता हूँ अगर ये पानी, ठीक है ना, अगर मान लो यहाँ मैं गिरा दिया, ठीक है, अब नीचे ये पानी गिर गया। अब जब मैं पढ़ाऊंगा ना, पढ़ाने के अंत में यहाँ पे जो पानी ये है ये ऑटोमेटिक सूख जाएगा। तो क्या मैं यहाँ पे क्या करा? क्या कोई आग लगा के रखा भाई साहब? ना, ऑटोमेटिक ये भाप बनेगा। तो इस वायुमंडलीय जो ताप है, इस ताप पर ये ऑटोमेटिक क्या करेगा? भाप बनकर उड़ता रहेगा। ठीक है ना? किसी भी ताप पर भाप बनकर पानी का उड़ जाना, इसी को वाष्पीकरण कहते हैं। जी हाँ, वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। क्या यहाँ पे जो समुद्र है, पानी भाप बनकर क्या नीचे वाला पहले उड़ता है या ऊपर वाला? तो भाई ऊपर वाला ये भाप बनकर पहले उड़ता है, तो इसलिए बोला गया यह एक सतही प्रक्रिया है। वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से नीचे 100 डिग्री से नीचे ही तापमान पर, किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते। देखो यहां पे लिखा हुआ है ना, किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं, ऐसी प्रक्रिया को जी हां वाष्पीकरण कहते हैं हमारे प्यारे बच्चे। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। अब देख लो ये वाष्पीकरण होता कैसे है? वाष्पीकरण कैसे होता है हमारे प्यारे बच्चे? कैसे होता है वाष्पीकरण? आइए, द्रव के कुछ कणों के पास अधिक गतिज ऊर्जा होती है। ये तेज कण सतह पर होते हैं और सतह पर उपस्थित कणों में उच्च गतिज ऊर्जा के कारण ये या फिर वे अन्य कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं और इसी कारण से वाष्प में बदल जाते हैं। क्या सर, क्या इसका मतलब क्या? वाष्पीकरण होने का मुख्य कारण क्या है? जैसे कि मान के चलो, जो यहां पे ये तो सतही घटना है, ऊपर में जो इसके कण है, जब इसको क्या मिलेगा? गर्मी मिलेगा,
चाहे वो सूर्य से मिल जाए क्वथनांक से कम तापमान पर, ठीक ना, तो होगा क्या, जब इसका भाई ये जो कण है, जब इसको गर्मी मिलेगा तो ये अपने आकर्षण बल से मुक्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आकर्षण बल से मुक्त हो जाएंगे। और जैसे ही इसके बीच का आकर्षण बल टूटेगा, कैसे भाई? तापमान वो लेगा, चाहे वो सतह से ले, चाहे वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट से ले, अपने आसपास के वातावरण से ले, कहीं से भी वो गर्मी ले सकता है। उष्मा लेकर के ये अपने बिना उष्मा लिए, बिना तापमान लिए, ये अपने आकर्षण बल को नहीं तोड़ पाएगा। लेकिन यहां पे उष्मा लेकर के जब ये अपने आकर्षण बल को तोड़ेगा तो ये यहां से क्या होगा? मुक्त होकर ये वाष्प में परिणत हो जाएगा। तो सबसे पहला सतह वाला ये काम किया, तो वही चीज लिखा हुआ है। अब जब ये टूटेगा तो होगा क्या? इनके बीच का जो गतिज ऊर्जा है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एक मैं सवाल आपसे करना चाहता हूं, हमारे पास एक ठोस है, दूसरा हमारे प्यारे बच्चे द्रव है, तीसरा गैस है। आप सभी कोई जानते हैं ठोस के जो कण होते हैं, ठोस के कण, द्रव के कण और गैस के कण। ठोस के कण काफी पास पास होते हैं, ठीक है, और हमारे प्यारे बच्चे द्रव के कण जो होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं, गैस के कण तो बहुत दूर में होते हैं। अब जरा बताना कण यहां पे है पास पास, तो यहां पे गतिज ऊर्जा क्या होगी? जरा बताना, गतिज ऊर्जा। अब यहां कण है पास पास, अब मान के चलो पूरा क्लास में पूरा बच्चा भरा हुआ है, पूरा आपको होगा क्या उस स्थिति में? आपको हिलने डुलने का भी जगह नहीं मिलेगा। लेकिन मान के चलो क्लास से आधे बच्चे को निकाल दिया जाए, थोड़ा जगह मिला, सब बच्चे को निकाल दे, 2-3 करोड़, पूरा सोच के पढ़ेंगे सर, सो कर पढ़ेंगे अकेले हम लोग ऑफलाइन क्लास? जी हाँ। तो जिनके कण पास पास होते हैं, इसका मतलब ठोस में गतिज ऊर्जा क्या होता है? कम होता है। और हमारे प्यारे बच्चे गैस में गतिज ऊर्जा क्या होता है? गैस की गतिज ऊर्जा, जी हां बिल्कुल सही समझ रहे हैं, सबसे ज्यादा होती है। इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि गैस का तापमान होता है ज्यादा, गैस का तापमान होता है हमारे प्यारे बच्चे ज्यादा, और ठोस का तापमान होता है क्या? कम। जिसका पास तापमान ज्यादा उसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा, जिसका तापमान कम उसकी गतिज ऊर्जा कम। तो ठोस का गतिज ऊर्जा कम और गैस का गतिज ऊर्जा ज्यादा। तो यहां पे भाई द्रव बन रहा भाप, तो जैसे गर्मी मिलेगा तो इसका गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा और ये भाई अपने आकर्षण बल को तोड़कर ये वाष्पित हो जाएंगे। कुछ द्रव के कुछ कणों के पास अधिक गतिज ऊर्जा होती है। ये तेज कण सतह पर होते हैं। गैस सतह पर उपस्थित कणों को उच्च गतिज ऊर्जा के कारण ये अन्य कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं और इसी कारण से ये वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे प्यारे बच्चे। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक एग्जाम में आता है, 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर आ सकता है। 3 नंबर में से अधिकतर ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इस चैप्टर से एक तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 5 नंबर का, वो है ठोस द्रव और गैस में अंतर, जो कि आप कर लेना, मैं करवा चुका हूं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक है जो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं? अगर आपसे मैं पूछूं कि तापमान बढ़ा देंगे तो क्या होगा? सर वाष्पीकरण बढ़ जाएगा। तापमान को कम, ठंडा कर दो मौसम, तो वाष्पीकरण की दर भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आइए वही सब कारक देखेंगे। वायु की गति में वृद्धि, अगर मान के चलो आप ऐसे सोचो ना, मम्मी अगर कपड़ा घाटती है कौन से मौसम में? भाई कोई भी मौसम रहे, लेकिन हवा बहुत तेजी से चल रही है, उस स्थिति में क्या होता है? हवा के कण कपड़ों में क्या होता है भाई? हवा जब जाता है तो कपड़ों में छिद्र होता है, हवा अपने साथ होता है क्या? उस कण को उड़ाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है और कपड़ा आपका सूख जाता है। तो वायु की गति में वृद्धि होने के कारण जलवाष्प के कण, है ना, तेजी से वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास का जलवाष्प की मात्रा घट जाती है ना, और हमारा कपड़ा सूख जाता है। दूसरा, तापमान में वृद्धि। जी हाँ, तापमान बढ़ने पर पदार्थ के कणों को उचित मात्रा में गतिज ऊर्जा मिलेगा। जितना ज्यादा तापमान, कण और आकर्षण बल को तोड़ लेंगे, है ना, गतिज ऊर्जा मिल जाती है, जिसके कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। तापमान बढ़ेगा, कपड़ा जल्दी सूखेगा। आज हमारे प्यारे बच्चे, सतह क्षेत्र बढ़ने पर
सतह क्षेत्र बढ़ने पर आपको मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपको मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। क्या भाई सब एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है, सुनेंगे बात को। जैसे कि मम्मी कपड़ा घाट रखी है, एक होता है मम्मी से पूछना, सवाल करना कि कपड़ा जब आप घाटते हैं तो फैलाते क्यों है, उसको ऐसे ही मोड़कर क्यों रखते, तो मम्मी देगी एक चटा पहले। बुड़बक, बेवकूफ, यही चीज हमने आपको सिखाया, यही चीज स्कूल में पढ़े, टीचर यही चीज सिखाया? नहीं भाई साहब, हमारे बात को बुरा नहीं मानेंगे बच्चे, मैं समझाने के लिए सब वर्ड बोलता हूं। तो मम्मी जवाब वहां ये देगी, बेटा फैलाते इसलिए हैं क्योंकि सतह बढ़ जाएगा, तो सतह के बढ़ने से वाष्पीकरण हर सतह से होगा। वाष्पीकरण देखो, वाष्पीकरण हर सतह से होगा, सतह बढ़ गया हर सतह से वाष्पीकरण होगा, लेकिन वही मुड़ा रहेगा तो वाष्पीकरण हर सतह से नहीं हो पाएगा। तो यहां पे क्या है, वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है तथा सतही क्षेत्र बढ़ने पर इसकी दर भी बढ़ जाती है। जैसे कि कपड़े सुखाते समय उन्हें फैला दिया जाता है, जितना ज्यादा इसका सतह बढ़ेगा उतना जल्दी जल्दी कपड़ा हर बिंदु से जलवाष्प बन करके उड़ेगा और जल्दी कपड़ा सूखेगा। आर्द्रता की कमी, आर्द्रता की कमी, आर्द्रता का मतलब क्या होता है, जो इस वायुमंडल में है ना, वायुमंडल में अगर मान लो बारिश के दिनों में क्या होता है, बारिश के दिनों में क्या होता है, देखते नहीं है कि भाई अगर आप बैक से अगर काफी स्पीड में आते हो आपके फेस से पूरा पानी पानी हो जाता है, हल्का हल्का पानी के बूंद। तो कहते क्या है, पानी की मात्रा अगर जलवाष्प में मतलब कि वायु में जब पानी की मात्रा अत्यधिक हो जाती है उसी को हम लोग आर्द्रता या नमी कहते हैं। देखो ना लिखा हुआ है, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता या नमी कहा जाता है। जलवाष्प बढ़ने से नमी बढ़ेगी। अब मान लो इस वायुमंडल में जल की मात्रा बढ़ जाएगी, जलवाष्प की मात्रा बढ़ जाएगी तो नमी बढ़ेगी, और नमी बढ़ने से अब मान के चलो ये मौसम में पहले से भाई नमी है और इसी मौसम में आप कपड़ा सुखाओगे तो पहले से भाई वायुमंडल का पानी सुखा ही नहीं, भाप बना ही नहीं, आपका कपड़ा क्या सूखेगा, आपका कपड़ा क्या सूखेगा। तो आर्द्रता के बढ़ने से हमारे प्यारे बच्चे वाष्पन की क्रिया घट जाती है, आपका कपड़ा जल्दी नहीं सूखता है। कब कब, बरसात के मौसम में, है ना, महकता भी है, सॉरी। आ जाओ, आइए बढ़ते हैं। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती, वाह, इसी का तो मैं इंतजार कर रहा था हमारे प्यारे बच्चे, इसी टॉपिक का बहुत देर से मैं इंतजार कर रहा था कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। सबसे पहले आप सभी कोई जान रहे हैं वाष्पीकरण हमारे प्यारे बच्चे सतही घटना है। कैसी घटना है, सतही घटना। आप आसान क्लासेस से जुड़े, आपको आसान क्लासेस हीरो बना देगा, बहुत बेसिक से बतलाता है भाई साहब, दिल से बतला रहे हैं। हमारे दिलों की हालातों को समझो, है ना, किसी किसी के दिल ने मजरू बना रखा है लेकिन हमारे दिल ने आपको इसके साथ जोड़ रखा है। तो हमारे इस दिल को आप इस दिल के साथ जोड़ रखें, इस दिल को कहीं और ना जोड़े वरना नुकसान हो जाएगा। कहीं और दिल को जोड़ोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपका पढ़ाई डिस्टर्ब होगा, आपका टाइम बर्बाद होगा, है ना, आप अपने लक्ष्य से भटक जाओगे। दूसरी बात, पैसा भी इन्वेस्ट करोगे। यहाँ पे गोल फोकस करो, इनसे मोहब्बत करो। आ जाओ, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है आप कभी फील करना हमारे प्यारे बच्चे। कभी होता क्या है, गर्मी के मौसम में जब आप पूरा पसीने पसीने होकर के जब बाहर से आते हो धूप से, और जब आप पंखे के नीचे में जब शरण लेते हो, कितना सुकून वाला ठंडा फील होता है। आहा, फील करो उस चीज को, कितना मजा आता है। वो कैसे आता है, वो कैसे आता है, जरा सोच के देखो। तो होता क्या है, वाष्प जैसे पसीना यहां मान के चलो है, ठीक है। अब पसीना है तो इस पसीने को, इस स्वेदन को उड़ने के लिए उष्मा कहां से ये अवशोषित करेगा, हमारी इस बॉडी से। बॉडी हमारा गर्म है, इसके पास अपना तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस। तो होगा क्या, ये यहां से वाष्प बनने के लिए उष्मा इसी बॉडी से लेगा, और जहां से ये ऊर्जा लेगा, जहां से ये उष्मा लेगा भाप बनने के लिए, वही भाग ठंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। हमारे प्यारे बच्चे एक बार फिर से समझे, वाष्पीकरण के होते समय कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा का अवशोषण करते हैं।
इस अवशोषण के कारण वातावरण शीतल हो जाता है। मतलब क्या, कभी कभी क्या होता है, आपको पेड़ के नीचे जब आप बैठोगे ना तो काफी ठंडक फील होगा। कैसे होगा, सुनना बात को। पेड़ क्या होता है, पेड़ की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही होती है, और आपको मालूम है कि पेड़ पौधे पानी को जड़ से खींचकर पत्तियों तक पहुंचाते हैं। जब पत्तियों में अत्यधिक मात्रा में पानी जब हो जाता है, जल जब आ जाता है, तो वो जल को वहां से वाष्पीकृत भी करते हैं। तो वो जो जल, पेड़ पौधे की जल तो भाई अपने बॉडी से निकाल ही रहा है, तो आसपास का वातावरण में पानी आ जा रहा है, लेकिन जैसे गर्मी के मौसम वो पानी क्या होता है भाई, भाप बनकर उड़ जाता है, और वो भाप बनकर उड़ने के लिए उष्मा उसी वातावरण से लेता है, और वो वातावरण क्या हो जाता है, ठंडा। इससे होता क्या है, पहले वहां पे क्या था हमारे प्यारे बच्चे, तापमान ज्यादा, लेकिन जैसे भाप बन के उड़ा तो उष्मा को वो खींचा ना, अपने आसपास के वातावरण से गर्मी लिया, तो वहां पे हो गया गर्मी की कमी, उस जगह पे हो गया तापमान की कमी। जब तापमान होगा कम तो लगेगा आपको ठंडा। अरे भाई साहब सुनो, वही चीज तो लिखा हुआ है। वाष्पीकरण होते समय, वाष्पीकरण होने के लिए, वाष्प बनने के लिए, मान के चलो यहां पानी है, भाप बनने के लिए उष्मा कहां से लेगा, इसी वायुमंडल से। तो जैसे यहां से उष्मा लेगा तो ये भाप बन के उड़ गया, लेकिन यहां का तापमान क्या हो गया, कम हो गया, तो यहां क्या लगेगा, ठंडा। वाष्पीकरण के होते समय कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण सुनना, अपने आसपास से ही द्रव के कण अपने आसपास से क्या लिया, ऊर्जा का जैसे अवशोषण करता है, अवशोषण के कारण वातावरण शीतल हो जाता है। एक और उदाहरण लेता हूं, आप लोग ये देखे होंगे एसीटोन, छोड़ दो एसीटोन को, परफ्यूम, इत्र का भी स्प्रे मारना, तो जैसे स्प्रे मारोगे ना, ठंडा फील होगा क्या, जैसे स्प्रे मारोगे तो होगा क्या, उसको वाष्प बनने में समय नहीं लगता, ये आपके हाथ का तापमान से, हाथ का गर्मी खींचकर तुरंत भाप बन जाता है। जहां से वो गर्मी लेगा वो भाप क्या हो जाएगा, ठंडा। ठीक है, आ जाओ भाई। उदाहरण के लिए अगर हम हाथ पर एसीटोन डालते हैं तो एसीटोन हमारे हाथ से उष्मा लेकर, देखो यही बात मैंने बोल रखा था ना, उष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, और इसी कारण हाथ पर शीतलता महसूस होती है। दूसरा कारण, गर्मियों में अक्सर लोग जमीन पर पानी छिड़कते हैं। क्यों, अब पानी छिड़केंगे तो जमीन पे जो पानी है वाष्प बनने के लिए वो कहां से उष्मा लेगा, उसी जमीन, उसी सरफेस से, जहां से वो भाप बन के उड़ेगा वो भाग क्या हो जाएगा, शीतल होगा। गर्मियों में अक्सर लोग जमीन पर पानी छिड़कते हैं, यह पानी जमीन से ऊर्जा, मतलब कि भाई गर्मी प्राप्त करके वाष्प में बदल जाता है, और उस जगह पर जहां पे पानी छिड़के थे वो भाग ठंडा हो जाता है। इसी को कहते हैं वाष्पीकरण के कारण शीतलता, और वाष्पीकरण एक सतही घटना है, याद रखेंगे हमारे प्यारे बच्चे। अब कुछ क्वेश्चन है, अब हम लोग एंड करने वाले हैं। अब ये 3 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि गर्मियों में हम सभी को सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, जरा बताओ। गर्मी में सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, बहुत सिंपल है। गर्मियों में सबसे पहले पसीना बहुत आता है, पसीना वाष्पीकरण के दौरान शरीर से उष्मा लेता है। अब पसीना आया, भाप बढ़ने के लिए उष्मा कहां से लेगा, हमारे शरीर से, जिससे हमारे शरीर को क्या मिलती है भाई साहब, ठंडक मिलती है। सूती कपड़े पसीने को अच्छे से सोख लेते हैं, सूती कपड़ा काम क्या था, पसीने को अच्छे से सोख लेना, और उसे क्या करते हैं, वाष्पीकृत करेंगे, कौन, सूती कपड़ा, और जहां से वाष्पन होगा वो कपड़ा क्या हो जाएगा, ठंडा। इसलिए गर्मियों में सूती कपड़े पहनना आरामदायक होता है। दिख रहा है ये सूती कपड़ा, आ जाओ भाई साहब। ये बहुत 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 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं एक आपसे एग्जाम्पल है ना, आपसे ही एग्जाम्पल ले रहा हूं, आप लोग ये देखे होंगे हमारे प्यारे बच्चे। ये गिलास लो, एक फ्रिज से बोतल निकालो लेकिन पूरा ठंडा, और गिलास में ये ठंडा पानी डाल देना। कुछ देर के बाद आप देखोगे ना, इसमें पानी की बूंदें आ जाएगी, यहाँ पे पानी की बूंद दिखाई देगा आपको, यहाँ पे गिलास के बाहर में। ये पानी की बूंद क्या भाई साहब,
इस गिलास के बाहर फटकर निकली है? तो आपका उत्तर होगा बिल्कुल नहीं। तो ये पानी की बूंदें आई कहां से? तो ये पानी की बूंदें आई हमारी वायुमंडल से। वायुमंडल में है जलवाष्प, और जलवाष्प का तापमान है ज्यादा। वो तापमान जैसे गैस क्या भाई द्रव में परिवर्तित हो गया, यहां संघनित हो गया। यही जलवाष्प यहां पे बैठकर संघनित हो गया, ये द्रव में परिवर्तित हो गया। ठीक है। बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों आती हैं? हवा में मौजूद जलवाष्प ठंडी गिलास की सतह से जब टकराती है, उसकी ऊर्जा कम हो जाती है। जलवाष्प की ऊर्जा ज़्यादा, गर्मी ज़्यादा। जैसे उसको मिलता है ठंडा, तो अपनी गर्मी को भाई जैसे जलवाष्प यहाँ चिपकता है, उससे ऊष्मा क्या हो जाता है? खत्म। ऊष्मा क्या? कम हो जाता है। ठीक ना? उसकी ऊर्जा कम हो जाती है और वह गैस से किस में? गैस से द्रव में बदल जाती है। इसलिए गिलास के बाहरी सतह पर पानी की बूंदें दिखाई देती है। एक और उदाहरण लेता हूं मैं। पेप्सी की बोतल निकाल लो, अभी मत खोलो, 1 मिनट तक रख लो, चारों तरफ आप पानी की बूंदें देखेंगे। क्या ये बूंदें बाहर से पेप्सी निकल गया? तो आंसर आएगा नहीं। वायुमंडल में जो जलवाष्प था उसकी ऊर्जा कम हो गई और ये यहाँ पर चिपक गई और भाई ये द्रव में परिणत हो गया और यही बूंदें आपको दिखाई देती है। ये बूंदें फिर पिघलकर वापस से हमारे वायुमंडल में आती है और द्रव फिर वापस से भाई भाप बनकर उड़ जाता है। तो वायुमंडल से पानी आया, द्रव बना और फिर यही द्रव भाप में परिणत हो गया और यही प्रक्रिया हर समय होती रहती है। ठीक ना? तो इस प्रकार हम लोग को गिलास के बाहरी सतह पर पानी की कुछ बूंदें दिखाई देती है। तो हमारे प्यारे बच्चे, हमारा जो ये चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ फाइनली तरीके से आज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें एक सेक्शन सिर्फ हम लोगों को बतलाना, जो मैं क्वेश्चन में बतलाऊंगा, अभ्यास का क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा, तो उसमें केल्विन को सेल्सियस और सेल्सियस को केल्विन में कैसे परिणत करना है मैं वहीं पे बतलाऊंगा। हमारे प्यारे बच्चे, जितने भी सारे छोटे छोटे टर्म थे, आसान क्लासेस ने उसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। अगर किसी तरह का कोई डाउट रहा होगा, वीडियो को पीछे से बैक करके देखेंगे हमारे प्यारे बच्चे, और अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो आप संडे का लैब क्लास में आप हमसे पूछकर डाउट को अपना क्लियर कर लेंगे। इस तरीके से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे प्यारे बच्चे, आप पढ़ाई करते रहेंगे जबरदस्त तरीके से। मिलते हैं। जय हिंद।